आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कविता क्या है निबंध के बारे में, जो कि काफी फेमस है, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस निबंध को समझने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वो किसे मानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें इस निबंध के अंदर बताई है और उन्होंने पहले एक परिचय के साथ वो शुरुआत करते हैं और उसमें बताते हैं कि कविता क्या है, और इसके बाद उन्होंने कई सारे शीर्षकों में इसे बांट रखा है, जो कि 1 से लेकर 13 तक ये 13 की 13 जो चीजें हैं, सभी की सभी बातें कविता से रिलेटेड है। और कविता का जो एक बृहद परिभाषा है, उसके हर एक पार्ट को ये कवर करते हैं और संपूर्ण रूप में हमें एक आइडिया देते हैं कि कविता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। और परिचय में वो कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों और विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों और विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अनंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। तो सबसे पहले वो जीने की परिभाषा बता रहे होते हैं कि जीना क्या है। और ये जो क्रिया जहां पर घटित हो रही है कि तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार और तुम जो काम कर रहे हो, ये चीजें, और दूसरा वाला जहां पर ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं, तो जहां पर ये घटित हो रही है उसे वो कहते हैं जगत कहते हैं। इसके बाद ये जो आपसी व्यापार चल रहा है, जिसके अंदर चाहे भाव हो चाहे विचार हो, वहां पर कुछ भावनाएं हमारे मन में आती है, जैसे सुख और दुख, और इसी के साथ लाभ हानि। तो एक प्रकार से जब ये सुख दुख लाभ हानि इस प्रकार की भावनाओं से जब हम मुक्त हो जाते हैं, हमारे विचार हमारे कर्म जब इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था को उन्होंने मुक्त हृदय कहा है, जहां पर वो व्यक्ति क्या है, अपने आप को भूल जाता है। एक तरीके से अपने आप को भूल जाता है, तभी वो क्या है, उसे सुख दुख लाभ हानि का कुछ अनुभव नहीं रहता, बस क्रिया हो रही होती है। इसके बाद उनकी एक फेमस और प्रसिद्ध लाइन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की ये मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो उन्होंने आगे इसी को क्या है, रस दशा कहा है, ये जो मुक्त हृदय है। और मुक्त हृदय कब होता है, जब वो अपने आप को भूल जाता है, सुख दुख लाभ हानि से अलग, तो वो रस दशा है। अब आगे वो कविता की परिभाषा देते हैं, जिसके बारे में पूरा चलेगा। वो बताते हैं कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो जिस मुक्त हृदय की हमने बात करी, इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो शब्द चुनता है और जो शब्द वो कहता है, इसी को क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। इसलिए कविता का जो अल्टीमेट उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे, वो क्या है, रसदशा, या फिर जो हृदय है उसको मुक्त कर देना, ये क्या कहलाती है, कविता। और इसके बाद वो आगे कहते हैं कि ये जो साधना हमने करी, इसी को क्या कहते हैं, भाव योग कहते हैं। तो सरल रूप में उन्होंने इन शब्दों की क्या है, समझा दिया, परिभाषा दी थोड़ा थोड़ा करके, कि जीना क्या है, जगत क्या है, मुक्त हृदय क्या है, रस दशा क्या है। ये तो लगभग एक ही चीज है। फिर कविता बता दिया और फिर भाव योग, ये पहले ही पैराग्राफ में वो बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कविता क्या है। जो व्यक्ति के जो खुद के स्वार्थ होते हैं, उससे वो ऊपर उठा करके लोक सामान्य की भूमि पे उसे ला देती है। कविता वही है जो व्यक्ति को भुला दे, अपने सुख दुख उसके लाभ हानि उनको हटा दे उसके वहां से, तो उसी अवस्था को वो रसदशा कहते हैं। और यही काम क्या है, कविता करती है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कविता की अलग अलग चीजों को उन्होंने बताया। तो सबसे पहले जो चीजों बताते हैं कि सभ्यता के आवरण और कविता, ये एक टाइटल है, इसके अंदर कुछ वो बातें कहते हैं। इसके अंदर वो बताते हैं कि जो सभ्यता है, जिस प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कई कई आवरण बनते जा रहे हैं। कि पहले सभ्यता किसी दूसरे प्रकार की थी, फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, चेंज होती रही है। तो जो हमारे मूल भाव थे पहले शुरुआत में, वो धीरे धीरे क्या है, बदलते जा रहे हैं। जो पहले हमारे पास मूल भाव थे, वो अब बदल रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सभ्यता बदल रही है, इसलिए जो मूल भाव थे वो ढक गए हैं। और इसी वजह से जो हम बिंब बनाते हैं अब, वो बिंब भी क्या है, गलत बनते हैं। तो इस प्रकार से शुक्ल जी कहते हैं कि जो मूल भाव थे, उन्हीं मूल भावों का वर्णन करना कविता की विशेषता। यानी कविता वो मानते ही इसी को है कि मूल भावों की बारे में बताया जाए। और ये मूल भाव कौन से हैं, जो शुरू से लेकर के अभी तक बने हुए हैं, चाहे सभ्यता के में कितना भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, जो मूल भाव है वो कभी बदलते नहीं है, वो आदिम भाव कभी नहीं बदलेंगे। तो उन्हीं मूल भावों को बताना कविता में चाहिए, उन्हीं मूल भावों को क्या है, कविता में बताना चाहिए। और जैसे जैसे ये सभ्यता के आवरण बढ़ते जाते हैं, ये जो मूल भावों को व्यक्त करना उतना ही ज्यादा कठिन होता जाता है। जिस प्रकार से पहले
का जो जमाना था, जहाँ पर केवल नॉर्मली स्थिति थी कि खेती करा, पशुपालन करा, तो वहाँ पर जो समस्याएं थी यानी सुख दुख को अगर दिखाना हो या उनकी स्थिति को बताना हो तो बहुत आसान था, क्योंकि वो पहले से ही बिल्कुल मूल भाव में थे। परंतु अब अगर हम सुख की या दुख की परिभाषा उस टाइम पे देखते तो सरल था, आसानी से बता सकते थे। पर जैसे जैसे सभ्यता विकास करती गई, सुख और दुख इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स आने लग गई। और लेयर्स कैसे कि अगर किसी को दुख भी है तो किस प्रकार का दुख है, कैसा है, उसको एग्जैक्ट बता पाना कितना कठिन होता जा रहा है। तो ये सब किस लिए, सभ्यता जिस प्रकार से विकसित करती जा रही है, इसलिए जो मूल भाव है उसे बताना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो कविता क्या है, इसीलिए कविता की जो आवश्यकता है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कविता क्या करती है, इन्हीं मूल भावों के ऊपर बात करती है और इन्हें ही बताती है। और जैसे जैसे ये सभ्यता आगे बढ़ेगी और बदलती रहेगी, कविता की जो ज़रूरत है हमें उतनी ज़्यादा पड़ती रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा जो उनका है, कविता और सृष्टि का प्रसार। इसके अंदर जो मेन चीज़ बताते हैं वो ये है कि जो बाहरी प्रकृति के माध्यम से हम भीतर के भावों का वर्णन करते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको बताने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, जो अंदर चल रहा है उसको डायरेक्टली वैसे तो बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं कर सकते, उसको व्यक्त करने के लिए जो चीज़ें बाहर की तरफ है हमारे पास उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मुझको कोई बात आप तक पहुंचानी है तो मैं किसके माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, कुछ मेरे पास शब्द हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है, तो इन साधनों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपनी बात को बताने के लिए जो मेरे मन में है। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है उसको बताने के लिए भी कविता क्या है, बाहरी प्रकृति का, उसे बताने के लिए कविता में भी क्या है, बाहरी साधनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मार्मिक तथ्य। इसमें वो बताते हैं कि काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव है, जड़ कहलाती है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, इसी तरीके से बहुत सारे। तो कविता के अंदर केवल उन्हीं चीजों का वर्णन नहीं करते जो केवल सजीव हो, जिससे असजीव है, जो कि नहीं भी है, उन सभी चीजों का क्या है उसमें वर्णन होता है। इसके बाद अगला जो टाइटल आता है उसके अंदर काव्य और व्यवहार है। इसके अंदर बताते हैं कि इंसान का कोई भी जो कर्म होता है यानी कोई भी काम वो करता है वो भावना से रहित नहीं होता। यहाँ तक कि वो एक एग्जाम्पल दी करके समझाते हैं जिसे हम चाणक्य कहते हैं कि चाणक्य जो व्यक्ति, जिसे ऐसा माना जाता है कि उसने जो कर्म किया वो भावनाओं के अधीन होकर नहीं किया, भावनाओं से परे था, यानी तार्किक रूप से कर्म कर रहे थे, भावनात्मक होकर के नहीं काम कर रहे थे। आपने भी सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हमें जब कोई निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं या कोई काम करना है तो भावनाओं में नहीं लेना चाहिए निर्णय। पर शुक्ल यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी हमारा कर्म उन भावों से रहित नहीं होता। एग्जाम्पल कहते हैं कि जो चाणक्य जो भी कर्म कर रहा था उसके मूल में भी भाव था, और वो भाव क्या थे कि नंद वंश का जब वो नाश करेगा तो उससे एक आनंद की अनुभूति होगी। उस आनंद की अनुभूति की प्राप्ति के लिए उन्होंने वो सारी चीजें करी। और दूसरी ओर नंद वंश के प्रति जो उसका क्रोध था, इसी की वजह से तो वो उसे हराना भी चाह रहा, तो वहां पर आप पाएंगे क्रोध का भाव भी है। और इसीलिए शुक्ल फिर आगे कहते भी हैं कि ये जो भावनाएं ही है जो व्यक्ति को आगे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ये भावनाएं ना हो तो व्यक्ति का कर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं भाव से और भावनाओं से जो गहरा संबंध है वो कविता का है। तो इसलिए कविता क्या है, व्यक्ति को और भी ज्यादा कर्मठ बनाती है। तो इसलिए कविता की यहाँ पर उपयोगिता भी सिद्ध होती है इसके अंदर। इसके बाद जो अगला टाइटल आता है वो है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि वाले इस टाइटल के अंदर वो बताते हैं कि जहां पर जिस कविता के अंदर केवल एक व्यक्ति की, दो की बात नहीं की जा रही बल्कि पूरे विश्व की बात की जा रही हो, वहां पर सभी के लिए चिंता हो। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि सभी दुख और दर्द का कारण, चाहे कोई भी व्यक्ति दुखी हो और क्लेश हो उसके जीवन में कैसा भी रहो, तो उसका जो एक तरीके से उसकी जो दवा का काम करती है वो कविता करती है, क्योंकि कविता के अंदर सभी के लिए चिंता करने का स्थान है उसके अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो कविता है वो मनुष्यता की सबसे उच्च भूमि है जहां पर सभी के लिए जगह है और सभी के लिए चिंता मौजूद है। इसके बाद हम अगले टाइटल पे चलेंगे, वो है भावना या कल्पना। इस वाले पार्ट के अंदर हमें बताते हैं कि जो वस्तु हमसे दूर है उसको अपने पास में अनुभव करना, इसी को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं या कल्पना कहते हैं। हम कल्पना किसी चीज की करते हैं, सिर्फ केवल उसी चीज की तो करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है, बहुत दूर है हमसे, उसी की कल्पना करते हैं। उन्हीं के शब्दों में देखेंगे तो कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है
हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीपे का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। यही क्या है, कल्पना भी है। इसके उन्होंने दो प्रकार बताए, पहला विधायक और दूसरा ग्राहक। तो ये दूसरा वाला जो ग्राहक है, ये ज्यादातर पाठक वर्ग में देखने को मिलती है, और विधायकी जो ज्यादातर रचनाकारों के अंदर देखने को मिलती है। परंतु ये दोनों चीजें क्या है, मिक्स रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रचना कर रहा है तो कई जगह पर क्या है, कुछ चीजें वैसी छोड़ देता है जहां पर पढ़ने वाले को ही विधायक का काम करना पड़ता है, यानी अनुमान लगाना पड़ता है कि वहां पर वो क्या कहना चाह रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती है। और ये क्या है, एक तरीके से साधन है। कविता जब हम लोग करते हैं तो कल्पना और भावना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, ये केवल क्या है, साधन है। साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है। मान लीजिए मेरा क्या उद्देश्य क्या है, आपको ये चीजें समझाना है। ये क्या हो गया, साध्य, यानी कि लक्ष्य। मैं बोल रहा हूं, कैमरे का प्रयोग कर रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियोस जा रही है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, ये किताब है, ये सब क्या है, साधन है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से जब हम कविता करते हैं तो कविता करते वक्त हम इस साधनों का प्रयोग करते हैं जिसे हम भावना कहते हैं। तो भावना भी क्या है, वो साधन है एक तरीके से, जिसके थ्रू वो क्या है, हम तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। इसके बाद वो और भी कई प्रकार के साधनों की बात करते हैं जिसके द्वारा हम कविता रचते हैं। उसके अंदर हम लोग रखते हैं मनोरंजन को। मनोरंजन को भी उन्होंने साधन बताया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रभाव जमाने में ये सहायक होते हैं। इससे क्या है, मनुष्य की जो चित्तवृत्ति है वो स्थिर बनी रहती है। थोड़ा बहुत मनोरंजन चल रहा होता है तो रुक के ठहर के देखता है कि भाई आगे क्या है, जान लूं। खुद ही सोच के देखिए आप लोग, अगर मनोरंजन ना हो, मजा ना आए तो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। तो एक तरीके से ये प्रभावी और मनुष्य के चित्त को स्थिर करता है थोड़ा सा, ताकि वो आगे जो चीजें बताने वाले हैं उसको समझे। इसके बाद अगला जो टाइटल है वो है सौंदर्य का। इसके अंदर बताते हैं कि सौंदर्य, उनका मानना है कि किसी भारी वस्तु में नहीं होती, वो मन के भीतर की वस्तु है। और ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कोई दो चीज है, यानी इसकी जगह हम ये मान लेते हैं कि कोई एक चीज है, एक व्यक्ति को सुंदर लगती है, दूसरे व्यक्ति को सुंदर नहीं लग रही है। तो अगर वो वस्तु सुंदर होती तो दोनों को सुंदर लगती, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये देखने वाले के अंदर ही है, इसलिए कहते हैं कि जो सौंदर्य भारी वस्तु ना होकर के मन के भीतर की वस्तु है। इसके बाद वो आगे बताते हैं अगला, चमत्कारवाद। इसका प्रयोग भी एक तरीके से मनोरंजन की सामग्री के रूप में किया जाता है। शुक्ल जी इसके बारे में अपने निबंध में लिखते हैं कि चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसमें हम लोग अनुप्रास को, श्लेष, यमक, इस प्रकार के जो अलंकार है उनका प्रयोग करते हैं। यहीं पर वो इसको समझाने के लिए कई सारे एग्जाम्पल भी देते हैं। वो एग्जाम्पल पताका और पंचवटी से भी कोट करते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, वो बात करते हैं कविता की भाषा के बारे में। तो कविता की भाषा के बारे में वो जो मेन रूप कहते हैं वो ये है कि कविता की जो भाषा होती है वो चित्र रूप में होती है। वहां पर रूप विधान अधिक बताया जाता है। इस चीज को समझाने के लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं कि अगर ये कहा जाए कि उस जगह पे या फिर उस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, तो इससे क्या है, चीजें स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि जो अत्याचार वर्ड है वो एक तरीके से जाति संकेतक है, इसके अंदर कई चीजें आ सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम कविताएं लिखते हैं और चित्र रूप बताते हैं तो उसके अंदर एक विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द होना चाहिए, जो कि एक विशेष व्यापार को बता रहा हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा था अत्याचार हुआ, अब उससे ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा ना कि हुआ क्या। इसकी जगह अगर ये कहा जाए कि उस व्यक्ति को 5 लोगों ने मिल करके डंडे से बहुत ज्यादा मारा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपको पता लग रहा होगा कि एक विशेष रूप व्यापार के जो शब्द है मैंने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद आपके मन में एक इमेज बनी होगी, एक रूप बना होगा, बजाय ये कहने के कि उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया। तो सब कविता के अंदर इन्हीं रूप विधानों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, उन्हें पढ़ने के बाद एक इमेज बने मन में। तो वो क्या है, कविता की भाषा वही होती है। और इसी के अंदर वो बताते हैं कि कविता की जो भाषा है उसमें परिभाषिक शब्द यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि परिभाषिक शब्द क्या है, जब वो हमारे सामने आते हैं तो उन्हें एक परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे मन में कोई भी इमेज नहीं क्रिएट होती, इसलिए परिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अलंकार। इसके अंदर बताते हैं कि अलंकार क्या है, वर्णन करने की प्रणाली है, वो भी क्या है, एक साधन है। इस अलंकार को भी वो कविता करने का एक साधन मानते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको साधन बताया था, क्या है, ये बोर्ड, ये मार्कर, इस प्रकार से अलंकार भी क्या है, कविता करने के लिए एक साधन है।
जो कि क्या है, वर्णन करने की जो प्रणाली है उसके अंदर आता है कि जो चीजें वो बताएंगे उसको किस तरीके से बताया जाए कि वो ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाए और उसमें थोड़ी सी जान आ जाए, वो सब अलंकारों के अंदर आता है। इसके बाद वो बताते हैं अगला, कविता पर अत्याचार नामक शीर्षक में किस प्रकार से जो लोभी और स्वार्थी और खुशामदी करने वाले जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से कविता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनके पास कोई वास्तविकता में कवि हृदय नहीं होता है, ना ही वो कवि है कि दूसरों को खुश करने के लिए कविता लिख रहे हैं या फिर ये कविता वो करेंगे तो उनको कुछ फायदा मिल जाएगा। जैसा कि दरबारी कवि किया करते हैं कि राजा आ रहा है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो चल रहा है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो छींक रहा है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वो कविता नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं और वो कविता के ऊपर एक तरीके से अत्याचार है। और लास्ट में वो बताते हैं कि कविता की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है। कविता की आवश्यकता के अंदर वो बताते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अब जी रहा है उसमें वो अपनी मनुष्यता को धीरे धीरे खोता जाता है और उस मनुष्यता को वो पूरी तरीके से खो ना जाए, इसलिए मनुष्यता को जगाए रखने के लिए कविता क्या है, हमेशा होती रहेगी। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में ये वाला जो निबंध है कविता क्या है बता दिया है। इसके बाद जब आप खुद जाकर के इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ये जो 1 से लेके 13 उसके अंदर टाइटल है, इसे आप पढ़ेंगे, इसके अंदर और भी चीजें हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है और जो मेन था इंट्रो शुरू होने से पहले वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कविता क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के बनाता रहता हूँ और जब तक अगली वीडियो नहीं आती आप जा करके मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पर जाइए और देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है।